बेटे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला गया है सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज टू लोड टू इक्वल कंसेंट्रिक लोड W at a distance L by 3 फ्रॉम आइदर सपोर्ट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका होगा, सपोज करो ये आपका इस तरह से आपका सिस्टम है, जिसमें आपका W इस तरह से आपका लोडिंग लगा हुआ है W at a distance of L by 3 from the support L by 3 and L by 3 from the support। ये आपका ये आप सिस्टम देख रहे हैं, इसे वन थर्ड रूल और कहते हैं। ठीक है, मतलब आप 1/3 डिस्टेंस पर आपका लोडिंग लगा हुआ होता है। ठीक है, जैसे आपका सपोर्ट है, सपोर्ट से 1/3 पर, सपोर्ट से 1/3 और फिर नीचे डिस्टेंस 1/3। ठीक है बेटा, तो इस तरह का सिस्टम है। आप देख सकते हैं सिमेट्री है, तो सिमेट्री में सिमेट्रिकल लोडिंग आपका इस तरह से आपका डिवाइड हो जाएगा W। ठीक है, जब आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप इसका बनाते हैं तो इस पॉइंट पर आपका 0 होगा एंड W इंटू L बाई 3 W L बाई 3 हो जाएगा एंड W इंटू L बाई 3 W L बाई 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, और इस तरह से आप इसे डायरेक्ट स्ट्रेट से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है बेटा, इतना करने के बाद ये वैल्यू आपका आ जाता है W L बाई 3, ये आपका W L बाई 3 का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू होगा वो आपको क्या होगा W L बाई 3। सो ये इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेटे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला गया है सॉलिड शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क T at each end that maximum shear stress does not exceed tau z the diameter of the shaft shall be। इस तरह आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप जानते हैं कि आप टोटल फॉर्मूला आप जानते हैं D अपॉन IP इक्वल्स टू टो बाय R। ठीक है, तो जो IP होता है वो आपका होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जिसका वैल्यू आपका होता है पाई बाय 32 D टू द पावर 4। ठीक है, जब R का वैल्यू आप D/2 डालेंगे, R का वैल्यू आप जब D/2 डालेंगे, ठीक है, आप जानते हैं कि इस तरह से जो शीयर स्ट्रेस होता है वो आपका मैक्सिमम होता है एट R पर। जब आपका यहाँ 0 होगा, 0 से R पर जाएंगे आप। ठीक है, तो R का वैल्यू आपका मतलब हुआ D/2 हुआ, तो जब R का वैल्यू आप D/2 डालेंगे एट द एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से आपका जो टाउ आएगा, आपसे बोला भी है मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, जो कि आपका एक्सट्रीम फाइबर पर आपका होता है। कि आप जानते हैं कि जो आपका शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरीके का आपने कुछ पढ़ा हो, तो इस तरीके का होता है कि आपका आउटर मोस्ट फाइबर होता है उस पर आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है और आपका सेंटर पर आपका 0 शेयर स्ट्रेस होता है। ठीक है बेटा, ये आप जानते हैं कि अगर आप 0 R का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो टाउ का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपका होता है, तो आपका टाउ आपका इस तरह से आ जाता है जब आप इसमें IP का वैल्यू आप डालेंगे पाई बाय 32 D की पावर 4 R D/2। ये आपका एक्सप्रेशन जो आपका आता है वो आपका आता है बेटा 16T 16T डिवाइडेड बाय पाई DQ। ठीक है बेटा, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हम यहाँ पर टाउ से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में FZ बोला गया है तो आप इसे FZ से डिनोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, ये आपका, तो अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, तो डायमीटर आपका क्या होगा वो डिजाइन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो वो आपका होगा DQ डिवाइडेड बाय 16T अपॉन पाई FZ। ठीक है, तो जो डायमीटर आपका होता है वो आपका फिर हो जाता है 16T अपॉन पाई FZ का पावर 1/3। ये आपका आंसर आता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट आंसर। बेटे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे बोला गया है सिंपली सपोर्टेड बीम L विद लोड ट्रायंगुलर लोड W वेरिंग फ्रॉम 0 at one end to the maximum value at the other end। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इसका W है। ठीक है बेटा, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपसे पूछा है, चार ऑप्शन इस तरह से आपको दिए गए बेटा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपका एक डिफरेंट एग्जाम में आता है। ठीक है, ये एज इट इज आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो अब इसे देखते हैं हम किस तरह हम डील करते हैं इसे। तो बेटा क्या है इसमें कि ये आपको टोटल लोड W दिया गया है, ना कि आपको जैसे आपने पढ़ते होंगे W इंटेंसिटी पर मीटर। ठीक है, तो ये आपको क्या हुआ W इंटू एल इक्वल टू W, आपको ये वैल्यू दी गई है। ठीक है, अगर आप W बाय L कर दे तो वो आपका सिंपल आपका W इंटेंसिटी आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपने इस तरह को समझना है इसे। ओके, तो अब इसे हम देखते हैं क्या करना है इसमें हमें। तो बेटा अब इसमें क्या करते हैं, मैं इसे W पर मीटर यूनिट लाइन में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, W पर मीटर के हिसाब से,
बाद में वैल्यू पुट कर देंगे और उसे सिंप्लीफाई कर देंगे। इस तरह से आप प्रॉब्लम कुछ आपका ये आपका सिंप्लीफाइड बी में, ठीक है। ये आपका 0 एट वन एंड एंड W पर मीटर एट अदर एंड, ठीक है बेटा। इस तरह का आपका लोडिंग है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये आपका लेंथ आपका L है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब इसका आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाता है 1/2 इंटू बेस आपका L है, हाइट आपका W, तो वो आपका आ जाता है WL/2, ठीक है बेटा। ये आपका WL/2 आ जाता है, जो कि आपका CG पर लाई करेगा। यहाँ पर आपका लाई करेगा WL/2, ठीक है बेटा। तो ये आपका WL/2 आपका लाई करता है। उसके बाद क्या होता है इसमें, जब आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो W इंटू L/3 डिवाइड बाई L, मैं ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, और तो मैं ये वाला वैल्यू नहीं कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। मैंने इसका CG इसलिए लिया कि मैं जानता हूँ अगर मैं जब भी आर ए कैलकुलेट करना होगा, आर ए ये आपका ए पॉइंट मान लेते हैं, तो मैं इस तरह से लिखूंगा PB अपॉन A प्लस बी। मैं अपना टाइम खराब नहीं करूँगा टू कैलकुलेट एंड टेक मूवमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं इस तरीके से P मेरा ये लोड हो जाता है, मेरा ये P का P हो जाता है, और मेरा ये A हो जाता है, ये मेरा B हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा जो वैल्यू है ये मेरा है, आप जानते हैं ये आप मेरा 12/3 है और ये मेरा L/3 है, ठीक है बेटा। मैंने डायरेक्टली लिख दिया P WL/2 P इंटू WL/2 इंटू L/3 PB अपॉन A प्लस बी, 12/3 प्लस L/3, तो ये आपका A प्लस बी। जब आप इसे बेटा शुरू करते हैं तो ये आपका आता है WL/6 आता है, ठीक है। तो मेरा जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मेरा वहां पर होता है जहाँ पर मेरे पास शियर फोर्स का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। मैं शियर फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरा जो शियर फोर्स है वहाँ इसकी सेक्शन पर मेरा 0 शियर फोर्स, दिस इज द शियर फोर्स 0। इस सेक्शन में मेरा शियर फोर्स का वैल्यू 0 है, तो मेरा शियर फोर्स का वैल्यू 0 है, तो मैं इसे थोड़ा इस तरीके से लिखता हूँ, शियर फोर्स WL/6 माइनस 1/3 इंटू, इसका मैंने डिस्टेंस में x मान ले रहा हूँ, दिस x इंटू WX डिवाइडेड बाई L, ठीक है बेटा। ये आपका आ जाता है इक्वल टू 0। ये आपका शियर फोर्स का एक्सप्रेशन था इस सेक्शन का, इक्वल टू मैंने इसे 0 कर दिया है। तो जब मैं इसे सोल्व करता हूँ तो मेरा x का वैल्यू आ जाता है मेरा L/√3, ये में आता है मेरा x का वैल्यू आता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, इस सेक्शन पर निकालना है, क्योंकि वहाँ मेरे यहाँ पर शियर फोर्स का वैल्यू 0 है और डिस्टेंस मेरी ये है, ठीक है। तो बी एम मैक्सिमम जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं उसके डायरेक्टली आपको एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, तो वो आप आएगा आपका WL/6 इंटू एक्स, WL/6 इंटू एक्स माइनस, अब अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखता हूँ तो वो मेरा आता है WX/L, ठीक है भाई। L लेंथ में W वेरी कर रहा है तो X लेंथ में WX/L वेरी करेगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका आ जाता है, तो 1/2 इंटू इसका, अब इसका एरिया ले लेते हैं 1/2 इंटू एक्स इंटू WX/L, एक्स इंटू WX/L, ठीक है बेटा। 1/2 इंटू एक्स इंटू WX/L। उसके बाद आपका x/3, क्योंकि यहाँ आपका इसका CG यहाँ लाई करेगा, x है तो ये x/3 पर लाई करेगा, तो x/3 आपका हो जाता है, ठीक है बेटा। मैंने थोड़ा ये आपका स्पेस कम था तो मैं क्या करता हूँ, x की जगह यहाँ x की जगह जब आप यहाँ L/√3 पुट करेंगे इस केस में, तो आपको जो फाइनल वैल्यू आपका आ जाएगा वो बेटा आपका आ जाएगा WL² डिवाइडेड बाय 9√L। आप डाल के देखिएगा एक बार, ठीक है। ऐसे मत छोड़ना, आप डाल के देखिएगा, ठीक है बेटा। ये आपका वैल्यू आएगा। उसके बाद मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने W पर मीटर से मान लिया था, ठीक है। तो W बराबर W इंटू L है, तो मैं W की जगह, स्मॉल W की जगह जो स्मॉल W है इसकी जगह मैं W/L डालता हूँ। तो जब मैं W/L डालता हूँ तो मेरा WL/9√3 मेरा आंसर आ जाता है। सो B is the correct answer for this question.
ठीक है बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेटा यहाँ का नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे बोला गया है स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द longitudinal axis is generally known as a tie member, a tension member, all of the above। बेटा आपने देखा होगा कि जो स्ट्रक्चर मेंबर आपके होते हैं, ठीक है, जो आपके टेंसाइल फोर्सेस कैरी करते हैं, ठीक है, तो टेंसाइल फोर्स जो भी आपके कैरी करते हैं, ठीक है, तो उन मेंबर्स को हम जनरली क्या बोलते हैं, आपका टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर भी नहीं बोला जाता है या फिर टाई मेंबर ही बोला जाता है, ठीक है, और या फिर जनरली टाई बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, और जो इनमें जनरली जो फोर्स डेवलप होता है वो होता है आपका टेंसाइल फोर्स। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला गया है इन रोल्ड स्टील बीम शियर फोर्स इज मोस्टली रेजिस्टेड बाय, ठीक है, तो आपने रोल्ड स्टील बीम देखा होगा, इस तरह से आपका होता है, सपोज करो आपका आई सेक्शन होता है, ठीक है, आई सेक्शन आपका रोल्ड स्टील बीम का सबसे अच्छा एग्जांपल है, ये आपका सेक्शन है, ठीक है। तो बेटा जब मैं इसमें शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूँ ना, तो आप जानते हैं टो इक्वल्स टू वी ए वाई बार अपॉन आई बी आपका होता है, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, केवल मुझे आपको ये फॉर्मूला जानना है, उसमें केवल ये समझना है कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बी। जहाँ पर आपका वेट ज्यादा है वहाँ पर शेयर स्ट्रेस कम होगा, जहाँ पर आपका वेट कम है वहाँ पर आपका शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन, वहाँ पर आपका शेयर स्ट्रेस ज्यादा होगा, ठीक है बेटा। तो मैं इसका शेयर स्ट्रेस डायग्राम को प्लॉट करके दिखाते हैं जरा। तो इस तरह से आपका इसका शेयर स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, सडन जंप होगा क्योंकि यहाँ पर आपका विड्थ ज्यादा था तो यहाँ पर आपका शेयर स्ट्रेस का वैल्यू कम रहेगा। अब जैसे यहाँ पर एक आपका यहाँ कॉन्टैक्ट आया, आपका यहाँ पर ड्रॉप हो गया विड्थ, तो यहाँ पर इसमें सडन जंप हुआ, ठीक है, इस तरह से आपका होता है। फिर इसमें सडन ड्रॉप हुआ तो ये आपका विड्थ फिर से बड़ा हो गया और फिर इस तरह से वेरिएशन आता है, ठीक है। तो ये आपका शेयर स्ट्रेस का आपका वेरिएशन बेटा होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो आप ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसे आपका बोला जाता है फ्लैंज, ये आपका फ्लैंज पार्ट होता है, ये आपका होता है वेब पार्ट, ठीक है, ये आपका फ्लैंज पार्ट होता है, ये आपका वेब पार्ट होता है। तो बेटा आप देख सकते हैं कि आपका जो वेब वाला पार्ट है वो कितना शेयर रजिस्ट कर रहा है, ठीक है, कितना ज्यादा अपना शेयर रजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो शेयर मोस्टली रजिस्टेड बाय द वेब पार्ट ओनली, ठीक है, तो ये तो बहुत ही कम, वेरी लेस एज कंपेरिजन टू दिस। ये होता है 80 to 85% शेयर रजिस्टेड बाय द वेब। ये आप वेब देख रहे हैं 80 to 85% आपका शेयर रजिस्ट करता है, ठीक है बेटा। तो जो आपका मोस्टली शेयर रजिस्ट होता है वो होता है आपका बाय द वेब ओनली, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन ए इज द करेक्ट आंसर। बेटा यहाँ का नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया मैक्सिमम परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो का मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज अ टाई इन अ रूफ ट्रस इज 180, 200, 300 एंड 350। बेटा ये आपको ये वैल्यू दिख रहा है 180 होता है आपका जब भी आपका डेड लोड पर लाइव लोड का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। जब भी आपका जो भी आपका लोडिंग लग रहा हो वो केवल डेड लोड एंड लाइव लोड की वजह से लग रहा हो, ठीक है। कोई भी उस पर लोड आपका का इफेक्ट आपका ना हो, उसके लिए आपका जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है इन केस ऑफ टाइम वो होता है आपका 180। स्लेंडरनेस रेशियो आपका जनरली लैम्डा से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है H50/R मिनिमम, ठीक है बेटा। ये होता है आपका स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है बेटा। उसके बाद आया आपका 180 की बात आई है, वही होता है 180। उसके बाद आपकी आती है एक होता है आपका 250 होता है, ठीक है। ये कोई स्लेंडरनेस रेशियो आपके नहीं होते। 250 होता है जब आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होते हैं वो उसके लिए हम डिजाइन करते हैं, ठीक है बेटा। तो डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में जो भी मैक्सिमम आपका होगा, ठीक है, तो वो हम कंसीडर करेंगे। विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में जो मैक्सिमम होगा उसे कंसीडर करेंगे। और ये आपका होता है डेड लोड प्लस लाइव लोड, ओके। तो ये होता है, इसका वैल्यू होता है आपका 250 होता है इस केस में। और एक बात और होती है इसमें खाकर जब विदाउट रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, विदाउट रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। और बेटा जब भी आपका ये सब लग रहा हो तो प्लस रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस और हो रहा हो, ठीक है, उस केस में जो आपका वैल्यू होता है वो होता है आपका 350 ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो।
जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिलेंडर रेशियो 350 विच इज फॉर डेड लोड पे लाइव लोड पे मैक्सिमम अपस्ट्रीम लोड और विंड लोड, ठीक है। और एंड रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो होगा, ठीक है। उसके लिए आपका वैल्यू होता है 350। इससे मैक्सिमम वैल्यू आपका नहीं होता है ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो इन केस ऑफ अ टाइट ट्रस, ओके, या फिर टेंशन मेंबर। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे बोला गया है स्टिफनेस आर यूज्ड इन अ प्लेट गार्डर, ओके, टू रिड्यूस द कंप्रेसिव स्ट्रेस, टू रिड्यूस द शियर स्ट्रेस, टू टेक द बियरिंग स्ट्रेस, टू अवॉइड बकलिंग ऑफ द वेब प्लेट, ठीक है। बेटा आपने रोल स्ट्रिक्ट सेक्शन आपने देखा हुआ, ठीक है। इससे आपका होता है कुछ, मैं थोड़ा लार्ज करके आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है बेटा इसमें कि जैसे आपका लोड होता है प्लेट गर्डर के केस में, तो क्या होता है प्लेट गर्डर के केस में जैसे आपका लोड आपका आता है तो क्या होता है, तो ये जो आपका वेब होता है वेब को इस तरह से मूव करना स्टार्ट करो, ठीक है बेटा। ये वेब आपको इस तरह से मूव करना स्टार्ट करेगा, ये होती है आपकी वेब बकलिंग, ये वेब बकलिंग, बकलिंग ऑफ वेब प्लेट, ठीक है। तो इस चीज को काउंटर एक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर स्टिफनेस प्रोवाइड कर देते हैं इन केस होगा प्लेट गर्डर। स्टिफनेस प्रोवाइड करने से क्या होता है फायदा कि जो आपका बगलिंग का क्राइटेरिया होता है उसे हम अवॉइड कर जाते हैं, ठीक है। उसे हम मतलब उससे हम बच जाते हैं, तो अवॉइड बकलिंग ऑफ वेब प्लेट। अब वेब प्लेट की बगलिंग को अगर हमें अवॉइड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टू प्रोवाइड द स्टिफनेस इन अ प्लेट गर्डर, ठीक है बेटा। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेटा यहाँ का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से बोला गया इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड एंड रिस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन एट वन एंड, ठीक है बेटा। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन है, ये आपका है, ये आपका ब्रेस्ड कॉलम का आपका क्वेश्चन है। जब भी आपके कॉलम में आपकी ब्रेसिंग की गई होगी उसका आपका ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें बोला गया इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ द एंड्स एंड रिस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन एट वन एंड, ठीक है। तो ये डायरेक्शन आपका रिस्ट्रेन्ड है और अदर का आपका रिस्ट्रेन्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जीरो स्लोप फॉर्म हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपका स्लोप एडजस्ट कर रहा हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका इस तरह कर्वेचर आ रहा है, यहाँ पर आपका इस तरह कर्वेचर आ रहा है। तो यहाँ पर ये आपका जीरो एंड जीरो, जीरो बेंडिंग जो ये आपका इफेक्टिव इतना हो जा रहा है, ठीक है। ये आपका क्योंकि आप जानते हैं जीरो बेंडिंग मोमेंट, जीरो आप बेंडिंग मोमेंट जो होता है उसके बीच का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका एल इफेक्टिव, ठीक है बेटा। तो ये आपका एल इफेक्टिव हो जा रहा है, तो एल इफेक्टिव आपका है ये, ठीक है। तो इस केस में आपका जो एल इफेक्टिव होता है वो होता है एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल बाई रूट टू, ठीक है। वो होता है आपका 0.707 के अराउंड होता है, लेकिन आईएस कोड क्या कहता है उसके इंक्रीज करके 0.85 एल तक इसे इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो जो आपका ये तो आपका आपने सोम में पढ़ा होगा, जो आईएस कोड है आपका आरसीसी का, वो क्या करता है क्योंकि आपको यहाँ एल बाई रूट टू 0.707 वैसे कहीं नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है आईएस कोड से इंक्रीज कर देता है, वो बोलता है 0.85 एल आपको लेना है इन केस ऑफ इन दिस केस when the one end is restrained against rotation and other end is move easily, ठीक है। मूव एंड उस पे आपका जो स्लोप है वो आपका एग्जिस्ट करता है, ओके बेटा। तो इस तरीके से तो फॉर दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट आंसर। बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला मैक्सिमम परमिसिबल सिलेंडर रेशियो कंप्रेसिबल compression member which carry dead load and superimposed load is, ठीक है। मान लो जब भी कोई स्ट्रक्चर आपका कंप्रेशन केस में आपका लोड बियर कर रहा हो, ठीक है, और उसका जो लोड होगा वो डेड लोड पे सुपरइम्पोज लोड की वजह से है, ठीक है। तो उस केस में हमारा क्या होगा मैक्सिमम सिलेंडर रेशियो हमारा होता है 180 ड्यू टू द डेड लोड प्लस लाइव लोड और सुपरइम्पोज लोड, ठीक है बेटा। मान लो कल को आपको क्या होता है कि आपका विंड लोड अर्थक्वेक का लोड इफेक्ट भी आता है, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड विदाउट एनी रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। आपका रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस आपको नहीं होगा उसके में होता है 250 वैल्यू होता है, ठीक है। कल को मान लो अगर आपका डेड लोड भी आ रहा है, विंड लोड भी आ रहा है, लाइव लोड भी आ रहा है, तो इस तरीके से आपका वैल्यू आ रहा है, ठीक है बेटा। तो उस केस में आपका क्या होता है तो उस केस में जो आपका सिलेंडरनेस रेशियो होता है और रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस अकर
उसकी जो आपका वैल्यू था वो हो जाएगा बेटा 350। ठीक है बेटा, तो फॉर दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट। सीधे सीना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैन या दुनिया हो रही है।